नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज मुद्दा है चुनावी संग्राम और परिवारवाद पर मचे कोहराम को लेकर। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले फिर परिवारवाद पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस युवाओं को मौका देने की बात तो कर रही है, लेकिन जिन युवाओं को मौका दिया जा रहा है उनमें नेता पुत्र भी शामिल हैं। लिहाजा बीजेपी कांग्रेस की जनरेशन चेंज की रणनीति को वंशवाद की बेल बताकर उस पर प्रहार कर रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वंशवाद के बहाने बीजेपी कांग्रेस को घेर लेगी और क्या लोकसभा चुनाव में परिवारवाद बड़ा मुद्दा बनेगा? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं तो आप परिवारवाद की राजनीति के प्रभाव को उतना ही कम करेंगे। आप जानते हैं कि परिवारवाद की राजनीति ने देश का कितना नुकसान किया है। एक बार फिर पीएम मोदी ने परिवारवाद पर प्रहार किया। उनके इस बयान को कांग्रेस से ही जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जनरेशन चेंज की ओर बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस दम भर रही है कि वो युवा चेहरों को मौका देगी। आने वाले दिनों में ये दिखने भी लगेगा। लेकिन क्या जनरेशन चेंज में भी कांग्रेस परिवारवाद को ही आगे बढ़ाएगी? अब ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले जो कमेटियां कांग्रेस ने बनाई उसमें नेता पुत्रों को प्राथमिकता मिली। फिर चाहे बात जयवर्धन सिंह की करे या फिर नकुलनाथ की या फिर प्रियव्रत सिंह की। हालांकि जनरेशन चेंज और परिवारवाद पर कांग्रेस नेताओं का क्या तर्क है वो जान लीजिए। कि हमारी भावी योजनाएं अब नौजवानों को समर्पित होंगी और नौजवानों और बुजुर्ग लीडर जो हमारे अनुभवी नेता हैं उनकी युति मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर एक बड़ा नेतृत्व देकर अपनी व्यूह रचना को सुनिश्चित करेगी। और हमें फक्र है कि यूथ लीडरशिप की ओर देश जा रहा है तो हम भी इसमें जाएंगे। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद एमपी कांग्रेस रातों रात युवा हो गई। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार को चुनकर पार्टी ने यह मैसेज देने की कोशिश की कि वो युवाओं को आगे बढ़ाएगी। लेकिन उनकी चुनाव समितियों में भाई भतीजावाद भी दिखा, जिस पर अब बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि ये जनरेशन चेंज नहीं, परिवारवाद को आगे बढ़ाने का तरीका है। कि जनरेशन चेंज क्या है? कांग्रेस के राजनेता पिता की गद्दी कांग्रेस के राजनेता पुत्र को मिले। कमलनाथ का वारिस नकुलनाथ, दिग्विजय सिंह जी के वारिस जयवर्धन, यही श्रृंखला चली आती है। तो कांग्रेस में परिवर्तन नहीं है, न जनरेशन परिवर्तन है। हाँ, नेशन ने यानी देश ने कांग्रेस को जरूर बदल दिया है। परिवारवाद की बेल पर प्रहार बीजेपी कई सालों से करती रही और अब लोकसभा चुनाव नजदीक है तो फिर परिवारवाद पर कांग्रेस की घेराबंदी शुरू हो गई है। वही कांग्रेस जिस तरह से नेता पुत्रों को एडजस्ट कर रही है, उनको जिम्मेदारी दे रही है, उससे भी बीजेपी को बल मिल रहा है कि वो इसे फिर से मुद्दा बनाकर हमला कर सके। खैर, कांग्रेस के जनरेशन चेंज वाले प्लान पर परिवारवाद कितना हावी रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद जैन कासलीवाल, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बीजेपी प्रवक्ता राजेंद्र सिंह और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आनंद जी, आप ही के पास कि विधानसभा चुनाव की हार के बाद आपने चेहरा बदलने का प्रयास किया। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, हेमंत कटारे को आगे लाए, लेकिन बीजेपी तब भी आरोप लगा रही है कि ये जनरेशन चेंज नहीं है, इसके आड़ में परिवारवाद को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं आप। आपकी आवाज नहीं आ पा रही आनंद जी। क्या आपकी क्या आवाज से सर कहीं थी अंदर से? जी, अब आई आपकी आवाज। जी जी, जीतू पटवारी जी कहाँ से वंशवाद में है? उमंग सिंगार कहाँ से वंशवाद में है? जमुना देवी के भतीजे हैं। तो भतीजा होना तो ठीक है, मेहनत करके आए ना, चुनाव लड़के आए ना। वंशवाद कहाँ हुआ? जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष है, मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़के आए ना, तो हमारी परंपरा है, उसको चुनाव लड़के आए। जीतू पटवारी जी वंशवाद में कहाँ है? तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात है। बीजेपी पता नहीं क्यों
इनका क्या, इनके पास या तो कोई काम बचा नहीं है, या इनके पास यही चीजें बची है कि कांग्रेस को कैसे टारगेट किया जाए। वंशवाद की कोई बात नहीं है, हम लोगों ने नए लोगों को जिम्मेदारी दी है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, और वो दे रही है। इसमें वंशवाद कहाँ आ गया? वो सवाल ही उठा रहे हैं ना कि उन कमेटियों में नकुलनाथ भी हैं, उनमें जयवर्धन सिंह भी है, प्रियव्रत सिंह भी हैं। देखिए देखिए देखिए, वंशवाद नहीं है, वो पिछले कई बारों से चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। तो इसमें वंशवाद क्या है? जो पिता का पुत्र अगर सक्षम है और वो अगर उस प्रोसीजर से, उस प्रक्रिया से गुजर कर अगर नेता बना है, तो उसको अगर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जगह देती तो उसमें समस्या क्या है? भाई कोई धक्का देके ऊपर से तो कोई लाए नहीं कि ऊपर से आपने नाम लिया हो। जयवर्धन सिंह जी अपने चुनाव लड़े हैं, नकुलनाथ जी चुनाव लड़े हैं, प्रियव्रत सिंह जी विधायक रह चुके हैं, तो वो एक रूटीन में नेतृत्व करते हैं, तो ये उनका दोष थोड़ी है। भाई कोई भी व्यक्ति अगर अपने वंशवाद के को आगे बढ़ाता है और नेतृत्व करता है और जनता उसको स्वीकार करके जिताती है, तो उसमें समस्या क्या है बीजेपी को? वंशवाद की बात कहां से आ गई? जैसे मोदी जी ने तय साथ और राहुल गांधी जी पिछले 10 से 12 साल तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष पद पर रहकर मेहनत करी पार्टी के लिए, पूरा हिंदुस्तान वो घूमे, अभी न्याय यात्रा में घूम रहे हैं, तो वो मेहनत कर रहे हैं ना, उन्होंने मेहनत करी है और कर रहे हैं देश के लिए। तो इसमें वंशवाद क्या है? जो मेहनत करेगा राजनीति में, जो सेवा करेगा वो आगे आएगा, एक सीधा सा प्रोसीजर है। चलिए जवाब ले लेता हूँ। राजेंद्र जी, मेहनत करेगा वो आगे आएगा, उसमें वंशवाद क्या है? क्योंकि जनता ने उनको चुना है। और फिर ये चीज़ आपके यहाँ जब होती है कि अगर विश्वास सारंग की हम बात कर लें, या हम ओम प्रकाश सकलेचा की बात कर लें हम, या ऐसे तमाम सारे नेता पुत्र आपके यहाँ भी मिल जाएंगे जो सक्रिय राजनीति में भी है, मंत्री भी बने हैं। देखिए मनोज जी, पहली बात तो इन्होंने कहा कि वो जीत के आए वो लोग हैं। अभी अगर हम देखते हैं कि जयवर्धन सिंह जी जीत के आए, सही बात है, लेकिन उसके अलावा जो लोग जीत के नहीं आए हैं, प्रियव्रत सिंह जी कहाँ से जीत के आए हैं? उनको भी रखा गया है। और जो लोग मेहनत की बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस में इनके अलावा कोई मेहनत करने वाले लोग नहीं थे? जिन लोगों को दरकिनार करके इनको अवसर दिया गया। वंशवाद का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना या हारना नहीं है। बात यह है कि वहाँ पर जो काम करने वाला जो व्यक्ति है उसको दरकिनार करके और उसकी अपेक्षा नेता पुत्र को आगे लाया जाता है। अवसर देने की बात है, तो अवसर अगर नेता पुत्र को ज़्यादा अवसर दिए जा रहे हैं तो यही तो वंशवाद है। जब इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ तो देश में बहुत सारे सांसद थे जो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन राजीव गांधी को ही बनाया गया। अभी अगर देखा जाए तो कांग्रेस में जो कांग्रेस का पराभव हुआ है उसमें राहुल गांधी जी की कितनी बड़ी भूमिका है ये जान रहे हैं, पर राहुल गांधी जी को भी वर्षों से कांग्रेस ढो रही है कि नहीं आप रहेंगे, उपाध्यक्ष रहेंगे, महासचिव प्रियंका जी पार्टी रहेंगे। का इंटरनल मामला है ना, बीजेपी की तो बात वंशवाद की हो रही है साहब। वंशवाद के रूप में जहां आपने मिलिंद देवड़ा, जतिन प्रसाद, इन लोगों को दरकिनार करके अगर आप अवसर देते हैं, वंशवाद का मतलब ये हुआ ना कि आप कम योग्य व्यक्ति को भी अवसर दे रहा है। अगर छिंदवाड़ा से नकुलनाथ की जगह किसी अन्य को अवसर देते तो क्या वो चुनाव नहीं जीतता? इनकी पार्टी का अगर जनाधार होता तो वो जीतता। लेकिन इन्होंने क्या किया कि छिंदवाड़ा में जब कमलनाथ जी ने सीट छोड़ी थी तो पहले उनने अपनी पत्नी को लड़ाया, फिर उनसे इस्तीफा दिलाया जब बाहर गए। अब उनको जब प्रदेश में आना था, विधानसभा लड़ना था, तो अपने पुत्र को लोकसभा दी। तो क्या वहाँ और कोई नेता नहीं था? वहाँ और कोई नहीं है। तो जहाँ आपके पास नेतृत्व के पास जो अन्य लोग हैं उनका हिस्सा खत्म करके जब आप नए लोगों को, जो आपके परिवार के लोग हैं, उनको अवसर दे रहे हैं, प्रियव्रत सिंह जी को अवसर दे रहे हैं आप जीतू पटवारी जी ने, विपिन वानखेड़े, कुणाल चौधरी, ये सब हार गए। क्यों हार गए? कि ये एक बार तो ठीक है, पर जब लोगों को लगा कि ये वंशवाद के नाम पर ही चलेगी इनकी दुकान, तो दूसरे लोग, आज लक्ष्मण सिंह जी 60,000 से आ रहे हैं, तो वो भी तो सिर्फ दिग्विजय सिंह जी के भाई की उनकी योग्यता और क्या थी? लेकिन वो उसी योग्यता से तो आपकी पार्टी ने उनको टिकट दिया था सांसद का, सांसद भी रहे वो बीजेपी से। नहीं, जब वो भाजपा में आए तो भाजपा में जब आए थे तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ आए थे, वहाँ वंशवाद के कारण नहीं है। आपने कहा कि सारंग जी, तो सारंग जी वर्षों से काम कर रहे हैं, युवा मोर्चा, विद्यार्थी परिषद, तब से काम कर रहे हैं। इनके पास तो वो वॉशिंग मशीन है जो बीजेपी ज्वाइन करते, सब मापदंड, सब एरिया, सब चीजें बदल जाती है। ये बीजेपी का टैक्टिक्स है और स्टाइल है। नहीं, बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन नहीं, बीजेपी के पास जनाधार है। बीजेपी को लोग, जनता चाहती है, इसलिए आपके 28 लोकसभा सीट जीतने के बाद अभी विधानसभा चुनाव में भी आपने यही कहा। तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ कोई आपके स्वयं जीतू पटवारी जी ने अध्यक्ष बनने के बाद पहला बयान जो दिया उज्जैन में
कि अब पार्टी में गुटबाजी नहीं होगी। मतलब अभी तक गुटबाजी कौन कर रहा था, ये तो वही बताएंगे ना भाजपा के लोग। अरे ये अधिकृत बयान है उज्जैन में कि अब पार्टी में गुटबाजी अब जाकर खत्म भोपाल जब हुई आ है। रहे थे उसके पहले भोपाल दिया आ रहे थे, पहला बयान उनका इंदौर से उज्जैन में आते से माननीय उनने पहला बयान ही ये दिया कि अब पार्टी में गुटबाजी खत्म हो जाएगी। मतलब अभी तक गुटबाजी चल रही थी। आपके यहाँ टिकट वितरण के समय कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता चल रही थी। आप डिबेट सब्जेक्ट क्या है, वंशवाद। तो आज अगर 50 या 60 लोगों की कमेटी बनी है, उसमें अगर 3 नेता पुत्र हैं, तो बीजेपी का पेट क्यों दुख रहा है? बाकी 57 लोग तो दूसरे अरे भी तो हमें हैं। तो हमारा पेट नहीं दुख रहा, हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी वर्षों तक आपके नेता बने रहें। वो जहां जहां जाते हैं, आपके अधेड़ होने के बाद भी युवा नेता जहां जहां निकले, मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं, बुरहानपुर से घुसे तो बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, आगर मालवा सब साफ कर दिया। तो ऐसे युवा नेतृत्व को हम सलाम करते हैं कि जो आपकी पार्टी के लिए ही मुबारक हो। आपने जो आरोप लगाया या मोदी जी ने जो आरोप लगाया वंशवाद का, आपको उसका जवाब दे रहे हैं। चुनाव हारना जीतने के लिए अलग डिबेट अरेंज कीजिए। आप देखिए अरेंज नहीं, आनंद जी आप भी जानते हैं कि राजनीति में जनता द्वारा नकारना एक बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आपने वंशवाद के नाम पर जो योग्य व्यक्ति है उसकी जगह आप नेता पुत्रों को अवसर दे रहे हैं। यही तो वंशवाद है। वंशवाद का मतलब और क्या है? बीजेपी एक पंचायती पार्टी है, उसका काम ही यही है कि 60 लोगों को नहीं देखा आपने लिस्ट में, आपने 3 लोगों को ही देखा। तो ये बीजेपी का काम है। अब जीत गए तो अलग बात है, जीतने से सब आपकी कमलनाथ जी की कैबिनेट में कितने नेता पुत्र मंत्री थे? उमंग सिंगार, कमलेश्वर पटेल, तमाम लोग जो थे वो सब नेता नगरी से उनके पिताओं के कारण। अभी आपने जो बनाया सत्यदेव कटारे जी की पुत्र हैं हेमंत, उनको बनाया है। अभी आप पूछ रहे थे उमंग सिंगार जी बुआ जी। चलिए मैं आऊँगा दोबारा आप लोगों के पास। देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दुबे जी, प्रधानमंत्री एक ना एक मुद्दा ऐसा ले आते हैं कि कांग्रेस को उस पिच पे आना ही पड़ता है। पहले हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, तो पूरी कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व पे चलने लगी। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश की कमलनाथ ने, पंडोकर सरकार हो, बाबा बागेश्वर हो, धीरेन्द्र शास्त्री हो, उनकी कथाएं होने लगी। हमने देखा हनुमान भक्त हो गए वो। इसके बाद हमने देखा जो चुनावी नतीजा है कि भूपेश बघेल ने भी राम वन पथगमन, बड़ी बड़ी राम जी की प्रतिमाएं लगी। कहा गया कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। राजस्थान में भी कमोबेश यही हालत देखे, लेकिन जो हुआ वो हम देख रहे हैं। अब वो जो कांग्रेस जो शुरू से जिसको कभी फर्क नहीं पड़ा है परिवारवाद वंशवाद को लेके, लेकिन प्रधानमंत्री जब कहते थे तो सफाई देने लग जाते कि भैया 60 में से 3 ही तो नाम है। तो ये एक ट्रैप ऐसा है कि कांग्रेस को जब इस पर नहीं करना, क्योंकि हम सिंधिया को देखा था ज्योतिरादित्य को, जब वो कांग्रेस में थे तो वो डंके की चोट पर कहते थे कि हाँ ठीक है हम नेता पुत्र हैं, उससे क्या है, हमारी योग्यता है तो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए राजनीति के हिसाब से मुद्दे उभार लेते डाउन होते हैं। अभी जो आया वो चाहे वो बिहार में तो मायावती वाला जी को सत्ता प्रवास ऐसी सब जगह, लेकिन ये बात कि भाजपा में बहुत है परिवारवाद, लेकिन योग्यता के आधार पर ये सब परिवारवाद का जो तगमा है। आपकी आवाज थोड़ी सी कट कट के आ रही दुबे जी कुछ जी। हेलो जी हमारे, हाँ आपका लगता है माइक भी ऑन हैगा मोबाइल का? मोबाइल तो वो आपके कहा कि एक्सएमएस से जोड़ा दिया है। चलिए हमारी टीम देख रही है कि क्या परेशानी है। जब तक मैं राजेंद्र जी, आपको वंशवादियों से दिक्कत है, ठीक है समझ में आता है, लेकिन जिनका आप समर्थन ले लेते हैं कि वो अजीत पवार की बात कर लें हम कि शरद पवार के बेटे वो आपके साथ आ जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मायावती जिन्होंने अपने भतीजे को विरासत सौंपी है वो कभी आपका समर्थन कर देती, उससे आपको दिक्कत नहीं है। सुभाषपा पार्टी, अपना दल की बात कर ले हम, जो पूरे वंशवाद के सहारे चल रही हैं, उनसे आपको दिक्कत नहीं है। फिर कांग्रेस के वंशवाद या परिवारवाद से आपको क्या दिक्कत है? देखिए राजनीतिक समीकरणों में अगर अन्य दल में हमें कांग्रेस से भी दिक्कत नहीं है, पर हमारा ये कहना है कि योग्य व्यक्तियों को छोड़कर जब कांग्रेस अपने ही पार्टी के अन्य लोगों का हक मारकर वंशवाद चलाती है और उस वंशवाद को एक तरह से ढो रही है कांग्रेस,
जहां आपने सत्ता की बात करी कि महाराष्ट्र में गठबंधन, तो गठबंधन में हम अन्य दल के लोग आते हैं। हमने शरद पवार जी के साथ गठबंधन किया, अगर उनके साथ, या अजीत पवार जी के साथ किया तो अजीत पवार जी के साथ गठबंधन हुआ है, तो अजीत पवार जी उनके दल के नेता हैं, एनसीपी के नेता हैं, तो वो आएंगे। तो गठबंधन सरकार में जब अन्य दल का सहयोग मिलता है तो उनके अंदर क्या चल रहा है उससे हमें उतना उनके, लेकिन सवाल तो उन पे भी उठना चाहिए ना। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास से। दुबे जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो ये जो परिस्थितियों के हिसाब से होता है, जब पार्टी का एक रुतबा और जलवा रहता है, तब तमाम तरह के या तो नियम कानून ला दे जाते हैं या मनमर्जी ला दी जाती है। कांग्रेस का जब था कि कांग्रेस का टिकट ही जीत है, तब आप देखते होंगे कि कैसे कैसे टिकट वितरण होते थे, लेकिन अब टिकट वितरण सर्वे के आधार पर होने लगे। भाजपा अभी इस समय एक पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, वो नई पीढ़ी को आगे ला रही है और जो निशाना साध रहे विपक्षी दलों पे, परिवारवाद के मुद्दे पे। लेकिन जब बात आती है चुनाव जीतने की, जैसे उम्र का एक क्राइटेरिया पार्टी ने बनाया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में जब तीसरी या चौथी सूची आई तो 80 और 86 साल के लोगों को भी टिकट दिए गए। बिल्कुल। तो मैं कहता हूं जब जीत चाहिए तब कोई नियम कानून नहीं है, और जब पार्टी के दम पर जीत हो तब भी कोई नियम कानून, यानी जिसको टिकट काटना उसके लिए क्राइटेरिया तमाम हो जाते हैं और जिसको टिकट देना उसके लिए तमाम सारे आपके पास बहाने होते हैं। जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अधिकृत रूप से कोई क्राइटेरिया तय नहीं किया है। दुबे जी आप भी जानते हैं, उन्होंने कभी इस चीज को लेकर क्राइटेरिया, लेकिन इसी क्राइटेरिया को आधार बना के तो सरताज सिंह बाहर हुए थे मंत्रिमंडल से। नहीं, लेकिन आप कह रहे अगर वो होते तो उस समय येदुरप्पा जी वहां पे सीएम थे, उनसे ज्यादा उम्र के थे वो। नहीं, बाद में लाए आप तो उनको 77 साल की उम्र में। नहीं, उस समय जब सरताज सिंह जी थे तब उनके समकक्ष येदुरप्पा जी वहां नेतृत्व कर रहे थे। ये कहना कि सिर्फ इस कारण से कि अधिकृत रूप से कोई उम्र का क्राइटेरिया नहीं था, ये बात हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कई बार कहा। इस बार भी विधानसभा चुनाव के पहले कह चुके थे अमित शाह जी की उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जीत का आधार है, और जो लीडर काम करने में सक्षम है उनको अवसर दिया जाए। आनंद जी, लेकिन एक और बात है, युवाओं को मौके देने की बात है, अच्छी बात है। आपने कहा 60 लोगों की सूची में 3 नाम गिना दिए, लेकिन ये बार बार जो नेता पुत्र हैं, जो काबिल लोग हैं, कि पहले जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के संग मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में आप देख लीजिए, अशोक गहलोत की जिद के कारण आप चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद भी सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना के भेज दिया जाता है और छत्तीसगढ़ में कोई बदलाव नहीं होता, उल्टे भूपेश बघेल और अशोक गहलोत को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल जाती है कि वो विपक्षी गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग का फार्मूला तय करेंगे। तो फिर एक ही जगह फिर युवा फार्मूला क्यों आपकी जगह? या तो सब दूर लागू कर दीजिए या कहीं भी मत करिए, कह दीजिए कि जिसको जो मर्जी वो कर ले। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी यही कहा कि जीत का आधार तय होता है और सब बैठ के उसको डिसाइड करते हैं। अभी के मिश्रा जी ने भी कहा कि कांग्रेस पुराने लोगों के साथ नए लोगों को जोड़ना चाह रही है ताकि पुरानों का अनुभव मिलकर हम पार्टी को वापस खड़ा कर सके। तो ये एक फॉर्मूला होता है हर पार्टी का, तो वो उस फॉर्मूले पे बीजेपी भी चलती है, कांग्रेस भी चलती है। इसमें क्या है, एडजस्टमेंट है राजनीति में। अगर आपको इतना था तो आपको कैलाश विजयवर्गीय या प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनाना था। आप मोहन यादव को क्यों लाए? क्योंकि उनसे ज्यादा अनुभव तो कोई था नहीं। आप क्या बताना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी में आनंद भाई, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का तय करना जो था ना, इसमें हम तो नई जनरेशन को लाना चाहते हैं ना। आप जो कह रहे हैं हमारे यहाँ ऐसा परंपरागत रूप से नहीं चलेगा। वो तो आनंद भाई भजनलाल शर्मा को पहली बार बना देते हैं, लेकिन आप यहाँ तो देख रहे हैं कि वो आप मुक्ति नहीं पाना चाहते हैं, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे अशोक गहलोत हो, कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो। जिद चल रही ना इन बड़े स्टोर की। तो नया जोश के साथ ही पार्टी चलती है। राजनीति में ऐसा नहीं होता कि आप किसी को भी बना दीजिए। बात अलग है, भारतीय जनता पार्टी जब चल रही है इसलिए ऐसा फॉर्मूला डिसाइड कर लेते हैं। पर यहाँ पे एमपी में सीएम शिवराज सिंह को हटाने के लिए कितने दिन लगे थे और कितनी ताकत बीजेपी को या कितने लोगों को यहाँ लगाना पड़ा, ये बीजेपी को मालूम है। बीजेपी ने कोई ताकत नहीं लगाई, कांग्रेस लगाती रही, 18 साल नहीं हटा पाई। मंत्रियों के विभाग बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी को कितना समय लगा, ये मीडिया ने हमको बताया है। तो आप सोचिए, ये राजनीति में ये होता है सब। तो इसमें बीजेपी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर हम नए लोगों को आगे ला रहे हैं तो वंशवाद पे कोई क्वेश्चन उठाने का सवाल ही नहीं। मोदी जी हमेशा अपने स्टेटमेंट में वंशवाद, अरे तो वंशवाद में कोई भी चीज आप देखिए उठा के कि कितने लोग वंशवाद में, तो योग्यता के आधार पे जो काम करते हैं पार्टी के लिए, जिनका अपनी पीढ़ियों का
डिवोशन है। आप क्या तो हो सकता है कि आनंद भाई वो आने यही तो कह रहे हैं कि भजन लाल शर्मा हो, मोहन यादव हो या विष्णुदेव साय हो, सामान्य से कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बना दिया जाता वहाँ। ऐसा आपके यहाँ कब होगा? आपके यहाँ आपके यहाँ जतिन रेवंत प्रसाद- रेड्डी जिन्होंने आपको जीत दिलवाई इतनी बड़ी दक्षिण भारत में, लेकिन आपको उनको मुख्यमंत्री बनाने में पसीना छूट जाता है। प्रदेश अध्यक्ष बनाए कि नहीं? सामान्य कार्यकर्ता विधायक के चुनाव लड़े थे ना, तो बनाए कि नहीं? लेकिन उसी मंच से आपके प्रभारी कह देते हैं कि कमलनाथ बड़े नेता मध्य प्रदेश में सक्रिय रहेंगे, और जब इतने बड़े नेता सक्रिय रहेंगे तो आपको लगता है कि जीतू पटवारी फ्री हैंड काम कर पाएंगे? बिल्कुल, जीतू पटवारी जी को फ्री हैंड है। अगर किसी का उनको सहयोग लेने की आवश्यकता है तो वो लेंगे, उसमें बुराई क्या है? अरे कांग्रेस पार्टी एक परिवार है, परिवार में बड़े बुजुर्ग में जो लोग होते हैं उनसे सबसे सलाह मशवरा करके आज इतनी बड़ी पार्टी चलती है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी वंशवाद का आरोप कैसे लगाती है? आज देखिए, आपका राकेश सुनकर जो प्रकाश सुनकर के मतलब उनको सावेर में 2 बार टिकट किया, क्या योग्यता थी उनकी? आप बताइए ना। उन्होंने आपके 6 बार के सज्जन सिंह को हरा दिया। आपके सबसे बड़े नेता मालवा के सज्जन सिंह वर्मा को हराया उन्होंने, ये उनकी योग्यता है। आप अगर वंशवाद की बात करें तो आकाश विजयवर्गीय में क्या योग्यता थी? आपने इंदौर से पिछले विधानसभा में क्यों टिकट दिया? जीते क्या ना। योग्यता थी आप? अरे जीतना मापदंड नहीं है ना भाई, वहां वंशवाद की आपको याद नहीं आती है? नहीं, कैलाश विजयवर्गीय वंशवाद की आपको क्यों? चलिए दुबे जी, तो ये एक ऐसी सुविधा वाली राजनीति है परिवारवाद वंशवाद की, जिसमें बहुत सारे किंतु परंतु हैं। लेकिन सवाल ये है कि बार बार जब आपको जो क्राइटेरिया बना रखा, तो आपको या तो बोल दो कि भैया जो प्रधानमंत्री कहे या कोई पार्टी कहती रहे हमारा फार्मूला ये, हम इस पे आगे बढ़ते रहेंगे, इस पे ना कोई सफाई की जरूरत है ना कुछ कहने की। कैलाश बिल्कुल। विजयवर्गीय, आकाश विजयवर्गीय को टिकट मिला। लाइन पार्टी की हो जाए किसी भी मुद्दे पे, उम्र पर, जाति पर, वंशवाद पर, कितनी लाइनें पार्टी की बनती हैं फिर कितनी टूटती हैं। आप हमेशा हर दल की ये स्थिति है, क्योंकि मैंने जो पहले कहा था वो परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेते हैं, कब क्या अनुकूलता है कब क्या प्रतिकूलता है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। जितनी अच्छी बातें हम कह सकते हैं उतनी जीवन में उतारने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। लेकिन कितने लोग आज सत्य बोल पाते हैं, क्योंकि मोबाइल में लोकेशन बताने में हम झूठ बोल देते हैं। तो ऐसी राजनीतिक दल है, कोई भजन मंडलियां नहीं है। इनको आखिर साम दाम दंड भेंट सत्ता चाहिए, एन के इन प्रकरण चुनाव जीतना है। तो जब जैसी परिस्थिति बनती है वैसे लोग अपने पत्ते खोलते हैं कि इस बार ये चलेगा तो इस बार ये चलेगा। आपको याद होगा कि ये कई बार पहले जब कहते थे कि हमारा घोषणा पत्र, फिर उस पर जब लोगों का भरोसा नहीं रहा तो एक ने वचन पत्र उसका नाम दिया, एक ने संकल्प पत्र नाम दिया। केजरीवाल चले तो उन्होंने नोटिस जैसे छपवा के बंटवा दिया था कि ये मेरी गारंटी है जी। तो ये सब आप देख रहे हैं, जनता भी मूल्यांकन लगातार करती है। कांग्रेस यदि सुन पे पहुंची है शिखर से, तो उसके पीछे बहुत कारण है, कोई एक कारण नहीं रहता। धीरे धीरे कुछ मतदाता किसी मुद्दे पे अलग होता जाता, कोई किसी पे कोई किसी पे। और भाजपा भी इस भ्रम में ना रहे, यदि मनमानी करेंगे तो मुझे लगता है कि दिक्कत होगी भाजपा को भी। आज भाजपा के अलावा विकल्प नहीं है, भाजपा एक विकल्प है, संगठन रूप से मजबूत है, संसाधनों मजबूत है। आप देख लें, एक छोटा सा उदाहरण है, शायद किसी ने ध्यान दिया हो ना दिया हो, राजस्थान में अभी उन्होंने मंत्री के रूप में प्रत्याशी उतारा, जो प्रत्याशी था उसको मंत्री बना दिया और वो चुनाव हार गया। जबकि अभी 3 राज्यों में बम्पर जीत भाजपा को मिली, लेकिन मंत्री को लोगों ने चुनाव हरा दिया। क्यों? क्योंकि जनता ही जनार्दन है, इस बात को कोई ना भूले, कोई दल और ना कोई नेता, अंततः वही है जो वो करेगी। आपका कुछ दिन मैनेजमेंट चलेगा, आपका कुछ दिन जलवा चलेगा, सत्ता चलेगी, लेकिन जब वो अपने पर आती है तो एक से एक फैसले वो लेकिन सारे निर्णय जनता को छोड़ने के अच्छा ना कि राजनीतिक दलों को भी उस दिशा में कुछ कदम उठाना चाहिए। जी मैंने कहा सारे मुद्दे आप ये केवल की जनता पर छोड़ दिए जाएं कि ठीक है जनता अपना निर्णय करेगी, कुछ निर्णय तो पॉलिटिकल पार्टियों को अपने नेतृत्व के ऊपर से उठाना पड़ेंगे। बिल्कुल, तो ये तो कई प्रकार के नेतृत्व मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जनता कितनों को अस्वीकार कर देती। और आप कहें कि परिवारवाद, तो ये मुद्दा भी फिर जनता पे छोड़ दिया जाए कि वंशवाद और परिवारवाद में किसे स्वीकार करती किसे नहीं। लेकिन अब चूंकि चर्चा
समय इतना ही था, तो चर्चा को विराम देना होगा क्योंकि मुद्दा ऐसा है, बहुत लंबी बहस इस पर फिर और कभी करेंगे। धन्यवाद राजेंद्र जी, आनंद भाई, देवदत्त जी। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा मामला है परिवारवाद कि जिसको लेकर हर दल के पास अपनी एक रणनीति, अपना एक बचाव के लिए उसकी एक साइड लाइन है, पतली लाइन है कि कोई ये नहीं बताता है कि कौन किस लाइन पे कब जाएगा। लेकिन इतना तय है कि एक ऐसा मुद्दा है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको उठाते हैं तब कांग्रेस बैकफुट पर चली जाती है। अब ये कांग्रेस को सोचना है कि वो क्या बीजेपी की लाइन पर आगे बढ़ेगी या अपने लिए कोई नई राह चुनेगी। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।